हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे आपके एग्जाम एकदम पास आ गए हैं और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीए फाउंडेशन के बीसीके के चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्विक रिवीजन की ही रहती है। तो जिन्होंने कर लिया है चैप्टर नंबर 1 अच्छे से, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम कुछ ही मिनट्स में सारा चैप्टर नंबर 1 फिर से रिवाइज कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 कोई टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे और फटाफट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम जैसे आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसीके। देखो, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो पहला टॉपिक था वो है डोमेन्स ऑफ बीसीके। अब डोमेन्स ऑफ बीसीके अगर आपको याद है तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है आपकी जो बीसीके सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज का दायरा क्या है। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, तो उसका बेसिकली दायरा क्या है, दैट इज द डोमेन ऑफ बीसीके। और यहाँ पर हमें दे रखे हैं 3 पॉइंट कि बीसीके इज वास्ट, बीसीके इज इक्लेक्टिक और बीसीके इज एवर एक्सपेंडिंग। अब इसके छोटे छोटे ब्रीफ में अपन पहले मतलब समझते हैं। बीसीके इज वास्ट का मतलब है दिस इज बिकॉज बीसीके कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड ईच एक्टिविटी हैज इट्स ओन यूनिक फीचर एंड करेक्टरिस्टिक। जैसे कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। अब उसमें ट्रेडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि कोई होलसेल ट्रेडिंग कर रहा है, कोई रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है, एंड इन दैट ऑल्सो रिटेल ट्रेडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। डोर टू डोर आप सेल कर सकते हो, आप जाके किसी मॉल में शॉप खोल सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट। सो इसीलिए बोला है बीसीके इज वास्ट। बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज बहुत वास्ट है, क्योंकि उसमें एक काम को करने के 1000 तरीके हैं और उन हजारों काम को करने के भी 1000 तरीके हैं। तो ये ट्री हमारा फॉर्म होता रहता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है बीसीके इज इक्लेक्टिक। बीसीके इज इक्लेक्टिक का हमारे पास यहाँ पर मतलब है कि ये अपनी जो नॉलेज है, ये सब्जेक्ट बहुत सारी फील्ड्स से लेता है। ऐसे बहुत सारे बेसिक वर्ड्स आते हैं बीसीके में जो एक्चुअली में बिजनेस और कॉमर्स के है ही नहीं। वो सारे वर्ड्स कहाँ से आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से अपनी नॉलेज लेकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लॉजिस्टिक्स वर्ड है जो हम बहुत कॉमनली कॉमर्स में यूज करते हैं, वो हमारा वर्ड है ही नहीं, वो तो मिलिट्री सब्जेक्ट का वर्ड कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो बीसीके की जो नॉलेज है वो बहुत इक्लेक्टिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट से अपना नॉलेज लेकर आती है। तीसरा पॉइंट बोलते हैं बीसीके इज एवर एक्सपेंडिंग। इसका मतलब है जैसे जैसे बिजनेस करने के पुराने तरीके मरते जाते हैं, नए तरीके आते जाते हैं, वैसे ही नए नए शब्द इसकी डिक्शनरी में जुड़ते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद आपकी बुक में बीसीके के लिए सेकंड टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 1 का, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो देखो इसमें क्या लिखा है, सीए आर कस्टोडियंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो आप अपनी बुक में भी ये लाइन हाईलाइट कर सकते हो कि जो भी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, सीए बन के हमको बोलते हैं कि हम कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज हैं। क्यों है? फॉर बीइंग कस्टोडियंस ही शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस। देखो, अलग अलग बिजनेस की अलग अलग नुवांसेस होती है। नुवांसेस का मतलब है अलग अलग बारीकियां हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग बिजनेस के अंदर पाई जाती है। और अगर हमें हमारे देश के नेशनल रिसोर्सेज का कस्टोडियन बनना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, तो हमें हर बिजनेस की बारीकियों का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सब में अलग अलग होती है। और इसीलिए बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। तीसरा टॉपिक जो यहाँ पर अपन कवर करते हैं वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंसेस है। सो आपकी बुक में जो इतनी सारी गाथा दे रखी है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को लेकर, उनके अंदर से जो बेसिक और मेन डिफरेंसेस है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू अर्न लिविंग, टू अर्न द लाइवलीहुड। जीविका कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो जिस भी एक्टिविटी का मोटिव जीविका कमाना है वो बन जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इन कंपैरिजन में आउट ऑफ कंसर्न एंड लव किया जाता है। इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा सेंटिमेंट्स को यूज करके आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न करी जाती है। फिर आता है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब है जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, जब भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हो, हमेशा सोच समझ कर करते हो। ओके, 1 रुपए भी अगर मैं खर्च कर रही हूँ ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, तो डेफिनेटली उसमें मेरी रेशनैलिटी का क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी, मेरी सोच का, मेरी समझ का क्या करूंगी, यूज करूंगी। लेकिन जब आप आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन कोई काम करते हो, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, तो वहां पर आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स ज्यादा काम में आते हैं, आपकी रेशनैलिटी थोड़ी सी डिमिनिश होती हुई नजर आती है। अगला डिफरेंस आता है क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब है
कि आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कोई ना कोई चीज के रिटर्न में करी जाती है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में समथिंग इन रिटर्न का मोटिव होता ही होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना वो ऑल्ट्रुइज्म के लिए करी जाती है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? भलाई। क्या मतलब होता है ऑल्ट्रुइज्म का? भलाई। तो वो भलाई के लिए बेसिकली करी जाती है। तो ये 4 डिफरेंसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं। टू अर्न लिविंग नॉन इकोनॉमिक के लिए बोला गया है आउट ऑफ कंसर्न, रेशनैलिटी, इमोशंस एंड सेंटीमेंट। इकोनॉमिक के लिए बोला गया है क्विड प्रो क्यू और नॉन इकोनॉमिक के लिए बोला गया है ऑल्ट्रुइज्म। अब इसके अंदर जो ये रेड में मैंने हाईलाइट किया है ये लाइन आपके बुक में मॉड्यूल में भी दी हुई है। देखो क्या लिखा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैज एन इकोनॉमिक डायमेंशन। इसका क्या मतलब है भाई कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में भी तो पैसा लगता है ना। अरे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब आपकी मम्मी है आपके लिए खाना बना रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि वो आउट ऑफ लव आउट ऑफ अफेक्शन आपके लिए वो काम कर रही है। लेकिन क्या वो काम करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई इकोनॉमिक चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ओके, तो मेजरली डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों के बीच में? वो है मोटिव का डिफरेंस, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए भी कोई ना कोई इकोनॉमिक डायमेंशन तो हिट होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मॉड्यूल में 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जिसमें से पहला दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। तो चाहे आप कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उठा लो, ठीक है, आप लैंड उठा लो, आप लेबर उठा लो, आप कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आप कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उठा लो, वो जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब क्या है? इनकम जनरेटिंग है, क्योंकि वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्टेड है। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करोगे ना, आपको चाहे किसी भी तरह से इनकम हो वो होगी जरूर। देखो ये चीज ना मैं आपको आपकी मॉड्यूल में भी दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, वन में अर्न लाइवलीहुड इन सेवरल वेज, manufacturing, reselling, employment, providing any professional service, income earned by rendering personal time, physical, psychic energy, in other words to one's sweat and intellect is called the earned income, and the income earned by letting out property is called the property income. In economics, individual comprise as possessors of one or more factor of production, चाहे labor हो, land हो, capital हो, entrepreneurship हो, सबके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि wages, rent, interest and प्रॉफिट। तो आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, कोई ना कोई तरह की इनकम जरूर जनरेट होगी। उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का दिया हुआ है बच्चा, वो दिया हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का क्या मतलब है पता है? आप चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो वो जरूर कोई ना कोई यूटिलिटी क्या होगी वो ऐड करेगी। इसीलिए बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्शन में क्या होती है? एंगेज होती है। और हमेशा ध्यान रखना जो प्रोडक्शन होता है ना वो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो कंजम्पशन होता है वो डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप जब भी आप ये मानो कि ना आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, समझो कि मैंने कुरकुरे का पैकेट ही खरीदा, मैंने उसको कंज्यूम किया, ये पॉइंट कहता है कि कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बॉस। लेकिन कैसे है? अब देखो, जब भी आप एक कुरकुरे का पैकेट खरीदते हो, उसे कंज्यूम कर रहे हो, एक तरह से ना आप एक और प्रोडक्ट बनवाने के लिए क्या दे रहे हो? वोट दे रहे हो कि प्रोड्यूसर साहब आप एक कुरकुरे का पैकेट और बना सकते हो। आपको ये साइकिल पता है? जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो उसका क्या होता है? अगेन प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन से फिर क्या होगी? उस चीज की सप्लाई होगी। सप्लाई होने के बाद डेफिनेटली क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। जब लोगों के पास इनकम जनरेट होगी तो वो फिर से क्या करेंगे? किसी चीज की डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो फिर से क्या करेंगे? वो उस चीज को कंज्यूम करेंगे। और ये साइकिल ऐसे ही बेटा चलता जाता है। इसीलिए बोला है कि कंजम्पशन भी अपने आप में क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही हिस्सा है, क्योंकि हम हमारे घरों में जो भी सेविंग्स करते हैं ना, जो भी हम लोग बचा रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है? वो भी अल्टीमेटली जा रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर ही, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हो, बैंक उन्हें आगे लोन के जैसे एडवांस करते हैं। जब लोन देते हैं तो वहां पर उस लोन का यूज जहां पर भी होता है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही किया जाता है। इसीलिए बोला है कि वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही हिस्सा है। ओके,
सो नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी अपन लोग करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को लेकर, जहाँ पे आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी इसे। कुकिंग ऑफ फूड बाय द होम मेकर, जब मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ये एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जब डब्बा वाला, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो मुंबई में काम करता है, दे पिक्स अप द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर्स टू ऑफिस, ये सेम चीज बन जाती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब प्लेइंग पियानो एज अ हॉबी, कोई हॉबी के तौर पे पियानो बजा रहा है, वो है नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जब वही पियानिस्ट बैंड में पियानो बजा रहा है, वो बन जाता है इकोनॉमिक। म्यूजिक कंपोजर हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। लेकिन अगर आप पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बन जाएगी नॉन इकोनॉमिक। लेकिन आप वही एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी फिटनेस सेंटर पे, तो वो बन जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटियरिंग इन ओल्ड एज होम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप बतौर एम्प्लॉयड है, तो वो बन जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब बेसिकली जो डिफरेंस है ना, वो किस चीज का है, मोटिव का डिफरेंस था। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर 1 को लेकर, वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मिडिल पर्सपेक्टिव एंड नैरो पर्सपेक्टिव। देखो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब है जब हम लोग बिजनेस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमें दिखता है कि सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, एवरीथिंग। आप ये इमेजिन करो, आप एक बिल्डिंग के ना सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाकर खड़े हो, वहां से आप बिजनेस को देखो, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है जो भी उसके अंदर हो रहा है। कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा मिड फ्लोर पे आके उसे देखोगे, मिडिल लेवल से देखोगे, चीजें थोड़ी नजदीक से दिखेगी। आपको दिखेगा कि भाई अलग अलग इंडस्ट्री सब मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि रिटेल बिजनेस है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप जब उसको और नजदीक से नैरो पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपको अब दिखेगा कि उसके अंदर भी हर एक पर्सन का अपना अपना क्या है, बिजनेस है, अपना अपना क्या है, ऑक्यूपेशन है। तो ये 3 पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बिजनेस को डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है भाई। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज का फर्क दिया हुआ है ना, जो डिफरेंस दिया हुआ है, वो बहुत बेस्ट तरीके से डिफाइन किया हुआ है आपकी टेबल के अंदर। देखो, हम लोग ये पढ़ेंगे सीधा का सीधा मॉड्यूल से। आपकी मॉड्यूल में बहुत अच्छा दिया हुआ है ये तीनों का डिफरेंस, ये रहा। सबसे पहले डिफरेंस है मीनिंग का, जहां पर बिजनेस का मीनिंग क्या है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, जो भी मार्केट में हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ बिजनेस के अंदर ही आता है। पर प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रोफेशन में सबसे मेजर चीज होती है स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस। जब भी कोई पर्सन कोई स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस देता है और उसने कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन उसके लिए ली होती है और वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, जिसका कोड ऑफ कंडक्ट उस पर लगाया गया होता है, वो कहलाता है प्रोफेशनल। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स और हम बनते हैं प्रोफेशनल्स। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेसिकली बेटा नौकरी करना, जहां पर भी एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होता है और दोनों के बीच में काम करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जहां पर दिया है, आप सबको पता है बेटा बिजनेस में किसकी चलती है, जो एस्टैब्लिश कर रहा है उसकी, है ना। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो आपको बिजनेस करना है और आप उसे चालू कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, मेरा मन किया मैं आज सीए बन जाऊं और प्रैक्टिस चालू कर दूं, क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको एस्टैब्लिश कब कर पाओगे, जब तुम उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप ले लोगे। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो भाई जैसे ही लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा वैसे ही आपका जो काम है वो चालू हो जाएगा। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में क्या बताया गया है बेटा, कि जो बिजनेस है उसके अंदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है प्रॉफिट। आप सबको पता है बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। प्रोफेशन के अंदर देखो, हम कभी भी ना डॉक्टर को ये नहीं बोलते कि हम उसे प्रॉफिट दे रहे हैं या हम उसको कोई सैलरी दे रहे हैं, हम बोलते हैं हम उसे फीस दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स को हमेशा फीस दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट में जो वर्ड यूज होता है वो आप सबको पता है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, भाई बिजनेस करने के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही अगर 5वीं पास भी हैं तो भी क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सो नन। लेकिन प्रोफेशन में आप सबको पता है कि कितनी मेहनत आप इस प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर चाहे, जो मिनिमम चीज उसको चाहिए वो आप उसे दे सकते हैं। एथिकल गाइडेंस का मतलब क्या है बेटा, चलती किसकी है, बिजनेस में फाउंडर की चलती है। फाउंडर की जो प्रिंसिपल्स है, फाउंडर की जो वैल्यू है, बिजनेसमैन की जो वैल्यूज है, बाकायदा उसी का ही उसी की चलती है। और जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो प्रोफेशनल कोड्स हैं जो आईसीआई ने हमारे लिए बना रखे हैं फॉर एग्जांपल, वो सारे हम पर लागू होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में तो भैया सिर्फ एम्प्लॉयर की ही चलती है, जो वो बोलेगा वैसे ही काम किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट बैरियर टू स्टार्ट एनी बिजनेस।
इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्सटैंशियल रिक्वायर्ड होता है, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर आपको छोटा सा बिजनेस भी खोलना है तो भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशन के अंदर क्या बोला गया है बेटा, कुछ रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट एक ऑफिस में टेबल और चेयर डालने के लिए जितना तो इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए होगा, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है बेटा बिजनेस के अंदर, आप अपने खुद के बॉस हैं। सबसे कम होती है एम्प्लॉयमेंट में, और हर चीज के जैसे मॉडरेट होती है आपके प्रोफेशन के अंदर। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, आप देखो जब भी आप बिजनेस करते हो हमेशा सब बोलते हैं कि इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए बिजनेस किया जाता है, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल फील्ड में होता है, चाहे वो सच में इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए काम कर रहा हो, लेकिन उसे बोलते हैं कि वो क्लाइंट को, सोसाइटी को सर्विस दे रहा है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम बोलते हैं लाइवलीहुड मोटिव से काम किया जाता है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, सबसे कम सर्टेनिटी होती है बेटा बिजनेस में। आज मेरे पास 10 कस्टमर बैठे हैं, कल एक भी नहीं है, हो सकता है, तो सबसे ज्यादा कम सर्टेनिटी है इनकम की बिजनेस में। सबसे ज्यादा है किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि भाई कोई भी हो, कुछ भी हो, 1 तारीख को मेरी सैलरी तो आ ही जाएगी। और क्वाइट अ बिट मॉडरेट लेवल हर चीज के जैसे काम करता है आपके प्रोफेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है बेटा कि आपका बिजनेस कब तक चलेगा, ये अनसर्टेन है, लेकिन ये चीज सर्टेन होती है आपके एम्प्लॉयमेंट में और मॉडरेट होती है आपके प्रोफेशन के अंदर। और अपनी गद्दी पे अपने बच्चे को किस में बिठा सकते हैं, सिर्फ बिजनेस के अंदर, ना ही तो प्रोफेशन में पॉसिबल है और एम्प्लॉयमेंट में तो कतई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, वो है आपके बिजनेस के बारे में भी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं बेटा। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, बिजनेसमैन जो होता है वो जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता। देखो इसका मतलब क्या है, ओके, जॉब क्रिएटर का मतलब है अगर एक छोटा सा, मैं चाय की दुकान भी खोल रही हूँ ना, मैं छोटे से छोटा बिजनेस भी कर रही हूँ, तो भी मैं एक पर्सन को मेरे साथ रखती हूँ चाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब चाहे कितना भी छोटा बिजनेस हो, वो हमेशा जॉब क्रिएट करेगा, है ना। वो बंदा कभी जॉब ढूंढने नहीं जाएगा। छोटे से छोटा बिजनेस भी जॉब क्रिएट करने की पावर रखता है, इसीलिए बोला है जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर। और जनरली जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ये लाइन हमेशा बचपन से सुनते हैं कि भाई जॉब देने वाले बनो, है ना, जॉब ढूंढने वाले क्यों बनते हो। वो यही कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वो बात करते हैं। सो इट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉइज, इनडायरेक्टली टू ऑल दोज हु डिराइव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के टुवर्ड्स क्या करता है बेटा, काम करवाता है। देखो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जीडीपी से, ओके। आपका जीडीपी नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका बिजनेस, आपके देश में जितने नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ते जाएंगे उतने ही मेरे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और मेरे जीडीपी में ऐड होता जाएगा। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बिजनेस करने के लिए बेटा आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और इसीलिए बोला है कि जो बिजनेस होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है। अनसर्टेनिटी अभी हम टेबल में पढ़कर आए हैं कि भाई आपका जो बिजनेस होता है उसे ना चालू होने से लेके प्रॉफिट देने तक थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, करेक्ट। कि भाई जब वो चालू हो गया उसी दिन आपको प्रॉफिट देने नहीं बैठता, ओके। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ब्रेक इवन पॉइंट तक आने तक, और फिर उसके आगे जाके प्रॉफिट कमाने तक। और इनकम होगी नहीं होगी, आज कितनी होगी कल कितनी होगी, ये सच में क्या होता है, अनसर्टेन होता है। इसीलिए अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है आपके बिजनेस के साथ। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है बेटा, all the tasks in the business need to be coordinated so that business can deliver the promised product and services। आप ना ऐसे मन चाहे तरह से बिजनेस नहीं कर सकते, जब चाहा पेमेंट कलेक्ट कर लिया, जब चाहा चीज को बेच दिया, जब चाहा चीज को खरीद लिया, नहीं। हर एक चीज प्रोसेस में चलनी चाहिए, हर एक चीज टर्म बाय टर्म चलनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। और मेजरली क्या है आपके बिजनेस का मेन पर्पस है प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वैसे तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जिससे कि आपके एग्जाम में जब ये शब्द आएंगे ना आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी सीकिंग बिहेवियर होता है उसका, और कोई ना कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो जो जनरल बिजनेसमैन होता है बिजनेस वो भी करता है, लेकिन जब वही बिजनेसमैन कुछ इनोवेशन, कोई नई अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर लेकर आता है, हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है या फिर एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब
क्या है बेटा, खाली प्रॉफिट की तरफ ध्यान ना देकर दो और चीज़ों की तरफ ध्यान देकर जब हमारी जनरेशन काम करती है, हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। और वो क्या है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। ये जो 3 P's बेसिकली आपके दिए हुए हैं ना, आप प्रॉफिट पे भी ध्यान दो, आप जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दो, और जो प्लैनेट मतलब एनवायरनमेंट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बोला जाएगा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर आपके मॉड्यूल में एक छोटी सी टेबल के अंदर दिया हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं, इसीलिए इसको मैं रिवीजन में भी कवर कर रही हूं। तो पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आपका जो सेल्स है, प्रॉफिट है, बेसिकली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स हैं, ये सारे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कवर होते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आता है आपके बिजनेस का सर्वाइवल, आपके एसेट का सर्वाइवल, आपके एसेट की एज। सोशल ऑब्जेक्टिव में आप सबको पता है, जब बिजनेस अपनी कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस देता है, जब सैनिटेशन के लिए सर्विस देता है, जब हेरिटेज कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देता है, ये उसका है सोशल ऑब्जेक्टिव। और लीगल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आपके ग्रीनरी की तरफ ध्यान देना, आपके नेचर की तरफ ध्यान देना, आपके किसी भी नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना, ये सब चीजें एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव में काउंट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके टॉपिक या अगला टॉपिक या क्वेश्चन जो आपके कोर्स में दिया हुआ है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बहुत अलग अलग तरह की दी हुई है। जैसे पहली ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां से मैंने ना जो एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर आपके लिए लिख ली है। देखो, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट का मतलब क्या है, ये आप वहां पर अगर देखोगे तो आपको वहां पर भी हाईलाइटिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखो मैं दिखाती हूं, ये देखो, ये देखो, ये जितनी भी हाईलाइटेड चीजें ये मैंने आपकी रिवीजन में ली है कि इट इज द इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन को, सोल प्रोप्राइटर को इकोनॉमिक हीरो बोला जाता है, उसे 1 पर्सन बैंड बोला जाता है। ये सब बातें मैंने आपकी वहां पर स्लाइड में कवर कर रखी है। चलो पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, देखो बेटा सबसे इजी क्या है कि मैं अकेली भी हूं और मुझे बिजनेस करना है तो मैं चालू कर सकती हूं, इसलिए इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अर्लीस्ट है, राजा महाराजाओं से भी पहले के टाइम पे भाई, जब से बिजनेस वर्ड आया है ना तब से सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा है। सो इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस तो है ही। दूसरा, इकोनॉमिक हीरो एंड 1 पर्सन बैंड। 1 पर्सन बैंड का पता है मतलब क्या है? 1 पर्सन बैंड का मतलब है जैसे एक बैंड में कोई गाना गा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं ना, आप समझो सारे काम एक ही बंदा करे तो वो बन जाएगा 1 पर्सन बैंड। इन द सेम वे बिजनेस में भी जो सोल प्रोप्राइटर है बेटा वो सब कुछ कर रहा है, पेमेंट भी कलेक्ट कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, सिस्टम भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसीलिए उसे बोला गया है 1 पर्सन बैंड। प्रोडक्ट डेरोगेटरीली कॉल्ड लोकल। देखो लोकल का मतलब क्या है, क्योंकि जो बेसिकली देखा गया है जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को या फिर जो अपने एम्प्लॉयज है बेसिकली उनको हायर एंड फायर पॉलिसी पे रखते हैं। वहां पर कोई चीज निर्धारित रूप से काम नहीं करती, ओके, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। जो सोल प्रोप्राइटर्स है उसकी अकेले की वैल्यूज सारी की सारी काम कर रही है, इसीलिए बोलते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को जनरली लोकल बोला जाता है, क्योंकि वो कहीं मोस्टली कभी कभी रजिस्टर्ड भी नहीं होते। और हायर एंड फायर पॉलिसी का यूज किया जाता है कि कभी भी अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, कभी भी रख लिया, क्योंकि उसकी खुद की वैल्यूज वहां पर काम कर रही है और इसीलिए उसके प्रोडक्ट्स को लोकल बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल चीजें खराब होती है, ब्रांडेड अच्छी होती है, ये वहम तो निकाल देना चाहिए, ठीक है। पर्सनल सेविंग एंड एसेट्स, इसमें क्या बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में उस सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल सेविंग ही यूज होती है, पर्सनल एसेट का ही यूज किया जाता है। और प्रॉफिट एंड रिस्क का मतलब है जो भी प्रॉफिट है वो भी उसी का है और जो रिस्क है, जो लॉस है, वो भी उसी को बेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग्स ओन बॉस, ये बहुत बड़ा मेरिट है, ओके। ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम। आपको जब आप सोल प्रोप्राइटर हो आपको किसी की नहीं माननी, पार्टनरशिप तो है नहीं कि 2 जनों की चल रही है उससे पूछकर भी काम करना पड़ेगा। भाई मैं अकेली काम कर रही हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं मेरी खुद की बॉस हूँ, तो मुझे इस चीज का बहुत बड़ा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, फ्रीडम मिलता है। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, ये मैं बोलूंगी एक डीमेरिट है ना, क्योंकि जब पार्टनरशिप होता है या कोई और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की कैपिटल को मर्ज किया जाता है, यहाँ जो पैसा लग रहा है वो मेरा ही लग रहा है। तीसरा है विजिबिलिटी ऑफ ओनर, ये तो एक बहुत बड़ा मेरिट है,
है ना, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ओनर्स को जानते तक नहीं है। कितने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट आप खरीदते हो, कभी उसके ओनर से मिले हो क्या? हाँ, आप लोग रिलायंस की कोई चीज़ रिलायंस जाते हो, वहाँ से कोई सामान खरीदते हो, मुकेश अंबानी से मिले हैं क्या? हम नहीं मिले ना, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है किसकी, ओनर की। लेकिन जब यही चीज़ कोई सोल प्रोप्राइटर से मैं खरीदती हूँ, कोई लोकल आदमी से मैं खरीदती हूँ, वहाँ पर उसके और मेरे बीच में एक कम्युनिटी रिलेशन होता है और इसीलिए जो विजिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, बेहतर होती है। सोल बीरर ऑफ रिस्क, ये भी डीमेरिट दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में कि भाई जो भी लॉस है, जो भी रिस्क है वो उस अकेले का है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक तरह से डीमेरिट हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो बेटा सबसे बड़ा डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि अगर आपकी लाइबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा हो गई तो आपके पर्सनल एसेट को बेचकर भी वो चीज चुकाई जा सकती है, दैट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप डेफिनेटली पॉसिबल है, आप कभी भी अपने बच्चे को, अपने सक्सेसर को अपनी गद्दी पर बिठा सकते हो। और फेट एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब है, ये एक डीमेरिट है कि जब तक विजिबिलिटी है ओनर की, जब तक ओनर है वो हेल्दी है तो बिजनेस चल रहा है, जिस दिन वो चला गया उस दिन बिजनेस भी मानो गया। दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी यहां पर दी हुई है बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। देखो HUF में पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके लिए क्या पॉइंट आउट किया है, मेंबर्स ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री इंक्लूडिंग देयर वाइव्स एंड डॉटर। भाई इसका मतलब ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। ब्लड रिलेशन का मतलब है आपकी फैमिली एंसेस्ट्री में वो आने जरूरी है, फैमिली होनी जरूरी है। सेपरेट एंटिटी स्टेटस अंडर IT एक्ट, HUF कैनॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। These three successive generation of an undivided family is called the HUF। ये छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर और आप, मतलब यू, ओके। इसका मतलब 3 सक्सेसिव जनरेशन मिलकर ही क्या बनाती है, HUF बनाती है। आपको नाम से समझ में आना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन इसमें हिंदू के अलावा कुछ और भी रिलीजन है, कुछ और भी कास्ट है जो कि HUF बना सकती है। उसमें आते हैं बुद्धिस्ट, पारसी और जैन एंड सिख फैमिलीज, वो भी HUF बना सकती है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ HUF। पहला है फॉर्म्ड बाय बर्थ इन द प्रिस्क्राइब्ड फैमिली। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत बेटा नहीं है। HUF के अंदर आपका पैदा होना ही काफी है, आपका बॉर्न होना ही काफी है, क्योंकि ये आपके बर्थ से ही फॉर्म हो जाती है। ओके, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा मेरिट है कि जितने भी लोग हैं सबके रिसोर्सेज एक साथ पूल होते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, तो इसीलिए इसको मेरिट के तौर पर दिखाया गया है। फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर्स, है ना, आपको को ओनर बनने की प्रॉपर्टी में जरूरत नहीं है। आप क्योंकि फैमिली ट्री में आते हो, फैमिली मेंबर हो, इसलिए आप ऑटोमेटिक क्या बन जाते हो, HUF में को ओनर बन जाते हो, जिसको आप को पार्टनर बोलते हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि चलती किसकी है, कर्ता की। देखो HUF में 2 ही तो चीज होती है, एक होता है कर्ता और बाकी सारे होते हैं को पार्टनर्स। सो कर्ता के सारे डिसीजंस चलते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। कर्ता नहीं भी है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होगा उससे डिसीजन किया जाएगा, तो इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, क्विक होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है सेम टू सेम जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था बेटा, कि जो भी आपकी लाइबिलिटी है आपकी अगर ज्यादा हो जाती है एसेट से, तो आपके एसेट को, पर्सनल एसेट को बेचकर भी वो चीज चुकाई जा सकती है। तो इसमें कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बताया गया है। फेट ऑफ गोइंग कंसर्न एंड सक्सेशन पॉसिबल इज सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप की। देखो फेट ऑफ गोइंग कंसर्न यहाँ पे क्या है, जब तक जॉइंट फैमिली है, तीनों जनरेशन साथ में है, तब तक तो HUF रन कर रहा है। जैसे ही एक जनरेशन में भी ब्रेक आ जाएगा, जॉइंट फैमिली टूटी और HUF टूटा, और ये चीज आजकल बहुत देखने को मिल रही है। वैसे भी सक्सेशन पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली। पार्टनरशिप फर्म, तीसरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके यहां पर दिया हुआ है वो है आपके लिए पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप का मतलब है हम दोनों इस फर्म के ओनर हैं, पर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप सबको पता है हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सब चीजें वहां पर डिफाइन होती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप की एसेंस होती है आपकी पार्टनरशिप डीड, जहां पे आप अपना प्रॉफिट रेशियो, अगर लॉस डिवाइडिंग रेशियो है तो वो भी, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ डिफाइन करते हो। आपने भर भर के 11th-12th में ये चीजें पढ़ी हुई है। It may be verbal or written. Deed may be registered in India under the Indian Partnership Act 1932.
मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम 20 बट इन बैंकिंग ओनली 10। कहीं ये आपको 50 भी देखने को मिलेगा। अब हम फीचर्स के टूवर्ड्स जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या क्या हैं बेटा? सबसे पहला है अग्रीमेंट। ये आप लोग डायरेक्टली यहां से भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ अगर आप चाहो तो। ये देखो, ये फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है अग्रीमेंट। ये बहुत बड़ा मेरिट है कि जो भी चीजें होती है वो अग्रीमेंट के अंदर तय हो जाती है ऑलरेडी, तो इसीलिए किसी भी चीज पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। द अग्रीमेंट मेक्स को ओनरशिप पॉसिबल ऑफ बिजनेस बाय पर्सन्स हु डू नॉट शेयर एनी कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अ फैमिली। 2 और मोर पर्सन्स, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि आपके यहाँ पे जो फंड्स है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग क्लब करते हैं एक साथ पार्टनरशिप में, इसीलिए फंड रेजिंग ज्यादा होती है और इसीलिए इसको मेरिट भी बताया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा मेरिट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ किसी पार्टनर के साथ तो मेरा रिस्क भी तो शेयर हो रहा है, मेरा लॉस भी तो शेयर हो रहा है, इसीलिए बोला है कि जो शेयरिंग वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा क्या है हमारे लिए मेरिट है। बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड। देखो चलो अपन तीनों मिलके मूवी देखने चलते हैं, ये कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है और इसीलिए ये पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती। आपने पैसा भी क्लब किया होगा, फंड भी रेज किए होंगे, आप मूवी भी गए होंगे, पर ये पार्टनरशिप नहीं कहला सकती। क्यों? क्योंकि ये कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं करी जा रही है, इसीलिए बोला गया है कि आपकी पार्टनरशिप में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी, जो चीज इसको सबसे अलग बनाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब है वन इज फॉर फर्म एंड वन इज फॉर ऑल, कि कोई भी पार्टनर होता है वो सबके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और फर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब ये मेरिट भी है और लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि आप जब फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली काम करोगे, आप किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो भी आप बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करोगे, लेकिन ये बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि मानो अगर तालाब में एक मछली गंदी हो गई ना तो वो पूरा तालाब ही क्या हो जाएगा? गंदा ही कहलाएगा। वही वाली चीज यहाँ पर बताई गई है कि एक आदमी ने फ्रॉड किया तो क्योंकि वो सबके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो सब भी क्या होंगे? उस फ्रॉड के अंदर फंसाए जाएंगे और इसीलिए ये लिमिटेशन यहाँ पर बताई गई है। आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर ये कैप्स क्यों लगाई जाती है? ये कैप्स क्यों लगाई गई है? 20 की, 50 की, कभी 10 की। ओके, क्यों? वो ये म्यूचुअल एजेंसी ही उसका कारण है। ठीक है, आपका लिमिट कर दिया, बैंकिंग कंपनी में 10 ही पार्टनर हो सकते हैं। क्यों लिमिट किया? रीजन क्या है लिमिट करने का? ये म्यूचुअल एजेंसी लिमिट है, ये रीजन है क्या कि भाई अगर एक आदमी फ्रॉड करेगा और अगर पार्टनर्स अनलिमिटेड होंगे और सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी काम कर रही है, तो सबको कहाँ से ढूंढ के लाओगे? कहाँ से पकड़ के लाओगे? कैसे इकट्ठा करोगे? अगर अनलिमिटेड पार्टनर्स मैंने कर दिए, लिमिट कर दिए, तो उनको इकट्ठा करना, उनको पकड़ना या उनको जो भी अपने पास लाना वो क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये आप सबको पता है पार्टनरशिप के अंदर। और लास्ट में दिया हुआ है फेट एज अ गोइंग कंसर्न, जो कि लिमिटेशन है, इसमें बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता, आपको पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसकी भी अब अग्रीमेंट लेना पड़ेगा। और सक्सेशन ऑफ ओनरशिप भी एक लिमिटेशन है। फिर आपकी बात होती है एलएलपी की। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मुझे कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी का मतलब है कि जो भी लाइबिलिटी है सारे पार्टनर्स की वो क्या है? लिमिटेड है। पार्टनरशिप में और एलएलपी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो आपकी एलएलपी है इसके अंदर जो आपकी लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था एक्चुअली अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, जिसको एलएलपी लाकर रिमूव कर दिया गया है। इट हैज टू बी मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट 2009। पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं था, यू कैन रजिस्टर, यू मे रजिस्टर, लेकिन ये शैल वाला वर्ड है यहाँ पे, आपको एलएलपी को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, लाइक द कंपनी। Features such as separate legal identity, mandatory incorporation makes it hybrid form of business। कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ फीचर्स कंपनी के हैं, इसीलिए इसको हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस बोला गया है बेटा। यहाँ पे एलएलपी के कुछ फीचर्स लिए हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे लगे। पहला लिमिटेड लाइबिलिटी, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जैसे कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर्स से। ओके, उसका खुद का एड्रेस है, खुद का सिग्नेचर है, खुद का आइडेंटिटी है, वैसे ही एलएलपी की भी खुद की आइडेंटिटी है। मिनिमम 2 एंड नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम पार्टनर। मिनिमम पार्टनरशिप के जैसे इसको भी स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है बेटा, क्योंकि देखो लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड, म्यूचुअल एजेंसी काम नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पर जो पार्टनर है वो भी अनलिमिटेड आप लेकर आ सकते हो। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, जो
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है जो कि मॉनिटर करता है कंपनीज को अंडर द कंपनीज एक्ट, वो ही मॉनिटर करता है एलएलपी को, इसलिए भी इसका जो वैल्यू हो जाता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और एवरी पार्टनर इज जस्ट एजेंट ऑफ द फर्म, ये मैं आपको पार्टनरशिप के टाइम पे इसी बात पर फोकस करवा रही थी कि उसमें जो पार्टनर है वो फर्म का तो एजेंट है ही, वो बाकी सबका भी एजेंट है, सारे पार्टनर्स का, हर एक पार्टनर, ओके, वन फॉर ऑल। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, जो पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म का ही एजेंट कहलाएगा। लास्ट जो आपके यहां पर ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है बेटा वो है कंपनी, ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब है अपने मेंबर्स से इंडिपेंडेंट है, लॉ के अंदर इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट नेम है, सेपरेट एड्रेस है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, और ये अपने मेंबर्स से क्या है, सेपरेट है। यहाँ पे कुछ आपके लिए ना छोटे छोटे टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपकी बुक में कहीं कहीं बीच बीच में दिए हुए हैं, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी। देखो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब ही है कि मिनिमम मुझे 2 लोग चाहिए कंपनी चालू करने के लिए, 3 लोग चाहिए मुझे कंपनी चालू करने के लिए, इट में भी प्राइवेट और इट में भी पब्लिक। लेकिन 1 पर्सन कंपनी का मतलब है एक बंदा अकेला भी क्या चालू कर रहा है, बिजनेस चालू कर रहा है, ओके। 1 पर्सन कंपनी इज द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, व्हाइट कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी का मतलब है इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रोल ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इन इंडिया, जो स्मॉल स्केल पर काम करती है कंपनी, कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है, अगर आपने वो फुलफिल कर लिया तो आप स्मॉल स्केल कंपनी के अंदर काउंट होने लग जाओगे। डोरमेंट कंपनी का मतलब है सोई हुई कंपनी, है ना। डोरमेंट कंपनी का मतलब देखो क्या होता है, जब एक कंपनी मैंने फॉर्म कर ली लेकिन मैं उसमें कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, तो भाई फॉर्म क्यों करी, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो साल भर 2 साल बाद चालू होने वाला है, लेकिन उसके एसेट्स मैंने आज ही परचेज कर लिए हैं और वो मुझे कंपनी के नाम पर ही परचेज करने हैं, तो वो कंपनी मैंने बनाकर छोड़ दी, उसमें थोड़े बहुत एसेट मैं परचेज कर लेती हूँ या बहुत मिनिमल ट्रांजेक्शन हो जाता है, लेकिन एक्टिव ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं हो रहा है, फ्यूचर के लिए वो कंपनी मैंने अभी स्टार्ट कर ली है, दैट इज अ डोरमेंट कंपनी। उसके बाद यहाँ फीचर्स कुछ दे रखे हैं कंपनी के, वो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये देखो आपके यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पब्लिक के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। सॉरी, प्राइवेट कंपनी चालू करने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और पब्लिक कंपनी चालू करने के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम यहाँ पर 200 है, लेकिन पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, यही सबसे बड़ा फर्क है प्राइवेट और पब्लिक के अंदर, कि जो शेयर का ट्रांसफर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है प्राइवेट के अंदर, लेकिन आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो पब्लिक कंपनी के अंदर। आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाओ, अपने शेयर्स को बेचवाओ, खरीदो, एवरीथिंग यू कैन डू, वो फ्रीली एक्सचेंजेबल है, फ्रीली ट्रेडेबल है। एग्जाम्पशन फ्रॉम फॉर्मिंग कमिटीज, देखो प्राइवेट कंपनी क्योंकि क्लोजली हेल्ड लोगों के बीच में ही बनाई जाती है, उसमें जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या फिर क्लोजली हेल्ड लोग होते हैं, इसीलिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी थोड़े क्या है, कम है, कि भाई बाहर वालों का पैसा नहीं लगा हुआ है ज़्यादा, जो शेयर्स है वो तो क्या है, एक्सचेंजेबल ही नहीं है, ट्रेडेबल ही नहीं है ज़्यादा फ्रीली, इसीलिए जो पैसा है वो भी आप ही का है और इसलिए रिस्ट्रिक्शंस भी क्या है, थोड़े से कम है। रिस्ट्रिक्शंस वहां बढ़ते हैं जहां पे लोगों का, पब्लिक का पैसा क्या है, इन्वॉल्व किया गया है, इसीलिए प्राइवेट कंपनी को कुछ कमिटीज बनाने से ना एग्जम्प्ट कर दिया कि तुम ऑडिट कमिटी, सीएसआर कमिटी मत बनाओ, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी को सारी कमिटीज बनाना मैंडेटरी है जो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 डायरेक्टर कम से कम चाहिए, पब्लिक के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी को चालू करने के लिए एक ही सर्टिफिकेट चाहिए भाई साहब, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। पब्लिक कंपनी को चालू करने के लिए 2 सर्टिफिकेट की जरूरत है, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस आपके यहाँ पर बुक में पब्लिक और प्राइवेट के बीच में दिए हुए हैं। फिर कुछ बातें उन्होंने मॉड्यूल में करी है एमओए की, एओए की, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पर कंपनी के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, ये सारी बातें दी हुई है एमओए में, और कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे ये सब दिया हुआ है आपके एओए के अंदर। एक वर्ड यूज किया हुआ है आपके यहाँ पर प्रोस्पेक्टस, कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोस्पेक्टस का मतलब है जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है ना, उससे पहले एक पैम्फलेट जैसा इशू करती है। पैम्फलेट में खाली एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। उसके जैसे आपकी कोई भी नई दुकान चालू होती है, आपके घर पे उसका पैम्फलेट आता है ना, उसमें क्या लिखा हुआ होता है भाई, इस दुकान में क्या मिलेगा, क्या है, कौन चला रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है,
हम इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। इन द सेम वे आपके शेयर्स जब इशू होते हैं कंपनी के, तो लोग मुझ में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हों, इसीलिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जहाँ पर कंपनी की बेसिक डिटेल्स दी जाती है, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे ही छोटी छोटी टर्म्स वहाँ पर आपके मॉड्यूल में दी हुई है। आपके इस क्विक रिविजन के अंदर मैंने आपके सारे बड़े छोटे टॉपिक्स इंक्लूड कर लिए हैं जो चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। आपको अगर किसी और चैप्टर का भी रिवीजन चाहिए, ऐसा ही क्विक रिवीजन, आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो और मैं आपको उसका भी रिवीजन प्रोवाइड करवा दूंगी। इसमें भी अगर आपको कोई और टॉपिक का भी रिवीजन चाहिए, आप मुझे प्लीज कमेंट से बता सकते हो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको मॉड्यूल से भी दिखा देती हूँ कि हमने सब कवर कर लिया है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, हमने पहला टॉपिक किया था डोमेन्स ऑफ बीसीके, उसके बाद हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके, उसके बाद हमने किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंसेस, देन वी डिड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने कर लिया है, बिजनेस वर्सेस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस वर्सेस एम्प्लॉयमेंट वर्सेस प्रोफेशन, हमने पूरा टेबल कर लिया था। हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देख लिया है बेटा, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने कर लिए हैं। उसके बाद ये देखो, ये छोटा सा टॉपिक है छुपा हुआ होता है, ये भी हमने कर लिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, है ना, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने देखा एलएलपी, पार्टनरशिप, एचयूएफ एंड देन लास्ट में हमने देखा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, आपके चैप्टर नंबर 1 में सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।